हेलो गाइस, वेलकम टू आरएमजी क्लासेस। तो आज हम करेंगे चैप्टर 14 साइंस के एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हम चलो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सोलर वाटर हीट कैन नॉट बी यूज्ड टू गेट हॉट वाटर ऑन। तो ये हम इस सवाल में क्या पूछ रहे हैं कि जो सोलर वाटर हीटर है वो कहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता। तो इसमें हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हम इसको देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है अ सनी डे, सूरज का दिन। दूसरा अ हॉट डे, गर्माहट का दिन। उसके बाद तीसरा है अ क्लाउडी डे, बादलों के दिन। और चौथा है अ वाइंडी डे। तो आपको जहाँ तक पता है, सनी डे मतलब सनलाइट रिलीज़ करेगा, वो सनलाइट रिलीज़ करेगा तो हम आराम से सोलर वाटर हीटर यूज़ कर सकते हैं। हॉट डे भी वो गर्माहट देगा, तो गर्माहट में भी हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो एक वाइंडी डे, वाइंड हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो उससे भी हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है इसलिए हम उससे भी कर सकते हैं यूज़ सोलर हीटर कुकर। तो बचता क्या है, क्लाउडी डे। क्लाउड ना तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ना ही सनलाइट जनरेट करते हैं, ना ही गर्माहट। तो हम इसको टिक कर देंगे ऑप्शन बी सॉरी, अ क्लाउडी डे। तो आंसर 2 कर लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन दूसरा क्या है, चलिए देखते हैं, आ जाइए। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो इसमें हमसे पूछा गया है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है बायोमास एनर्जी का। ठीक है, तो बायोमास एनर्जी पहला आता है वुड, फिर दूसरा आता है गोबर घास, डंक केक, और फिर तीसरा आता है न्यूक्लियर एनर्जी, और फिर चौथा आता है कॉयल। तो आपको जहाँ तक पता ही है कि गोबर घास, वुड और कॉयल तीनों ही बायोमास के मेन एग्जांपल्स हैं। तो हम न्यूक्लियर एनर्जी में कहीं भी नेचुरल एलिमेंट यूज़ नहीं होते हैं, तो हम इसको न्यूक्लियर एनर्जी टिक करेंगे। ऑप्शन सी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। तो उसमें क्वेश्चन थर्ड में क्या है, मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। तो इसमें कौन क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है जो स्टोर करता है सोलर एनर्जी को, और ऐसा कौन सा है जो सन एनर्जी नहीं यूज़ करता, मतलब बिना सनलाइट के भी यूज़ हो सकता है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है, कौन सी एनर्जी है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी, सेकंड है वाइंड एनर्जी, एंड थर्ड है न्यूक्लियर एनर्जी, एंड फोर्थ है बायोमास। तो आपको मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि न्यूक्लियर एनर्जी कोई भी नेचुरल एलिमेंट यूज़ नहीं करती है, जहाँ तक जियोथर्मल भी सनलाइट का यूज़ होता है, बायोमास में भी और वाइंड एनर्जी में भी। तो हम इसमें न्यूक्लियर एनर्जी ही करेंगे, सी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अब हमारा आंसर 4 आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ आप नोट करिए। तो इसमें क्या है ना, इसमें हमसे पूछा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट फॉसिल फ्यूल्स एंड द सन एज अ डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसमें हमसे पूछा गया कि उसे कंपेयर करो, उनके डिफरेंस करो कि फॉसिल फ्यूल्स और सन के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और क्या हम कंपेयर करें कि दोनों ही डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। तो इसमें क्या है ना, पहली बात तो सन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और आप लोगों को पता है कि फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है अर्थ पे, and they take million of years to grow for their formation, and fossil fuels भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो हम इस पर क्या क्या लिखेंगे आप नोट कर लीजिए। पहले हम फॉसिल फ्यूल्स का लिखेंगे, तो हम लिखेंगे फॉसिल फ्यूल्स आर एनर्जी sources such as फॉसिल फ्यूल में सबसे ज़्यादा कोयल आता है पहले, सबसे पहले कोयल आता है पहले, उसके बाद आता है पेट्रोलियम और
obtained obtained from अंडर अर्थ के, पृथ्वी के नीचे, अंडर अर्थ फॉर द अंडर अर्थ द अर्थ's crust, द अर्थ's crust. They are directly available to human beings तो उसमें क्या कहा गया है, आपको उस बात समझ आई कि फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एक सोर्स एनर्जी है, उसमें सबसे पहले कोयल एग्जांपल आता है, उसके बाद फिर पेट्रोलियम एग्जांपल आता है, फिर वो ऑब्टेन कहाँ से होते हैं, पाए कहाँ से जाते हैं, अंडर अर्थ द अर्थ क्रस्ट. दे आर डायरेक्टली अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स, ये हमें ईजिली मिल जाते हैं ह्यूमन बींग्स के यूज़ के लिए, फॉर यूज़. ठीक है. अभी हम लिखेंगे हैंस फॉसिल फ्यूल्स आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. हैंस मतलब ये प्रूव करता है कि डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है. हैंस फॉसिल फ्यूल्स डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. और हम फिर मैंने अभी बताया था ना आपको कि ये लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं, तो हम इसमें यहाँ पे भी लिख देते हैं कि दे आर लिमिटेड इन अमाउंट. दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. हमने इतना तो बता ही दिया है. अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों नहीं है, क्योंकि अपने आप को रिप्लेनिश नहीं कर सकते, अपनी भरपाई खुद से नहीं कर सकते. जैसे कि सनलाइट है वो अपनी भरपाई खुद से कर लेता है क्योंकि वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड वुड नहीं कर सकता क्योंकि वुड नॉन रिन्यूएबल है. ऐसे कुछ ज़्यादा बहुत आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं और क्या क्या डिफरेंस बिटवीन है नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें तो हम इसमें लिख देती हूँ मैं, बिकॉज दे कैन नॉट replenish इन नेचर. वो अपने आप की भरपाई नहीं कर पाते नेचर. ठीक है. और इसमें अब हम ये भी फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बताएंगे कि वो कितने ज़्यादा लाखों करोड़ों साल लेते हैं बनने के लिए, फॉर्म करने के लिए नेचर में. ठीक है. तो हम इसमें लिखते हैं फॉसिल फ्यूल्स, हम लिखते हैं फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर फॉर्मेशन, बनने के लिए काफ़ी साल लेते हैं. अगर ये हमारे अर्थ से एग्जॉस्टेड हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो ये सालों लाखों करोड़ों साल लेंगे बनने के लिए. तो हम इसको भी लिख देते हैं, इफ़ प्रेजेंट फॉसिल फ्यूल्स आर get exhausted
exhausted, they take million of years for their formation. ठीक है गाइस, और इसमें हमें बताया गया है फॉसिल फ्यूल्स की पूरी जानकारी देनी है हमें आपको तभी एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे फुल, क्योंकि इसमें फुल डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो इसलिए मैं आपको फुल डिटेल में फॉसिल फ्यूल्स और सन के बारे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स इज़ वेरी कॉस्टली। फॉसिल fuels are very costly, जहाँ सनलाइट हमें फ्री और अनलिमिटेड स्टॉक में मिल जाती है। ऑन अदर साइड अब हम आपको सोलर एनर्जी के बारे में डिफाइन करना होगा। ये फुल पैराग्राफ फॉसिल फ्यूल के बारे एक्सप्लेनेशन में है। ठीक है, तो अभी आप करिए ऑन अदर हैंड, लिखिए ऑन अदर हैंड द सोलर एनर्जी on other hand the solar energy is renewable and direct source of energy is renewable, मतलब वापस से हमें मिल सकती है, हम वापस से यूज़ कर सकते हैं और हमें डायरेक्ट मिलती है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, direct source of energy, और the sun has been shining for several years and will shine after 5 billion years more। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? The sun has been shining for several years and will, मतलब आगे भी, and will do so for next, आगे आने वाले 5 billion more years। ठीक है, अभी हम सब बोलेंगे कि सोलर एनर्जी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हैव अनलिमिटेड स्टॉक, इट रिप्लेनिशेस द सन इटसेल्फ। मैंने बताया था आपको कि सन की भरपाई सन खुद ही कर लेता है, अपनी भरपाई, उसे किसी को उसकी भरपाई करने की ज़रूरत नहीं है। और सोलर एनर्जी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इजी अवेलेबिलिटी एंड डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। तो हम इसको भी कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे सोलर एनर्जी इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल unlimited to unlimited। ओके, ठीक है, अभी हम इसमें बताएंगे कि इट रिप्लेनिशेस द सन इटसेल्फ, इन सन इटसेल्फ। हाँ, सो हम लिखेंगे इट रिप्लेनिशेस सन इटसेल्फ। ठीक है गाइस, तो स्टूडेंट्स ये पूरा आपको लिखना होगा, इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं करना है पैराग्राफ में, बिकॉज इसके सब मेन पॉइंट्स ही है कि कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, कौन सा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कौन सा नहीं है, क्यों वो इतना महंगा है, सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। तो ये आपको पूरा लिखना होगा।
और ये भी आपको बताना होगा कि कहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, कहाँ पे सनलाइट हमें मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, ये सब हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, चाहे वो NCERT चाहे वो CBSE कहीं भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अभी 5th क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हमारा 5th क्वेश्चन क्या है? हमारे 5th क्वेश्चन में भी सेम है बट टॉपिक चेंज हो गए हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमें कंपेयर करने हैं दोनों और उनकी डिफरेंस बताने हैं, उनके अंतर बताने हैं कि बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या अंतर है। तो आपको पता ही होगा कि बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही नेचुरल एलिमेंट्स से बनते हैं, तो दोनों ही रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इन दोनों में कोई भी नॉन रीन्यूएबल नहीं है। तो हमें बताना है कि कैसे रीन्यूएबल, कहाँ से हमें मिलती है, सारी डिटेल इसकी भी हमें करनी होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर रीन्यूएबल, वापस से यूज़ होने वाली रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोमास अब हमें कहाँ से मिलता है ये मुझे बताना है, तो मैं आपको बताती हूँ। बायोमास इज डिराइव्ड मतलब कहाँ से मिलता है? डिराइव्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड डेड animals waste, dead animals waste, hence it is naturally process। मैंने आपको बताया दोनों नेचुरल प्रोसेस हैं, तो hence it is naturally प्रोसेस एंड रिप्लेनिश्ड, मतलब दोनों अपनी भरपाई खुद ही कर लेते हैं। रिप्लेनिश्ड, इट इज रिजल्ट नेचुरल। सो अब हम ज़्यादा नहीं इसके लिए डिटेल बोलेंगे, तो हम इसके अब एग्जाम्पल्स डिफाइन कर देते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स है? सबसे पहले वुड, आपने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा है कि क्या क्या बायोमास के एग्जाम्पल्स हैं। वुड, उसके बाद गोबर गैस इज़ वेरी मेन एंड इम्पोर्टेंट इन बायोमास प्रोसेस एंड एटसेट्रा। ठीक है, अभी हम डिफाइन करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमें वाटर से मिलता है हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और वाटर से जो वाटर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी जाती है उससे हमें मिलता है। और वो कब करी जाती है? जब वाटर एट अ हाई हाइट पे वाटरफॉल होता है, उसमें हम ट्यूबाइन लगाकर उसे कंजर्व करते हैं और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? आइए मैं बता देती हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी अब लिखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी से मिलती है, जो स्टोर्ड होती है वाटर एट अ हाइट, स्टोर्ड इन वाटर एट हाइट। ठीक है, और हम इसमें लिखेंगे एनर्जी फ्रॉम इट कैन बी प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन। जो ये एनर्जी बार बार प्रोड्यूस हो सकती है और इससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर से।
और ये ऑब्टेन्ड होती है मैकेनिकल प्रोसेस से, मतलब जो हम ट्यूबाइन लगाते हैं, उसके बाद हम जो जनरेटर लगाते हैं, तो ये सब हम मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से ही कर पाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे एनर्जी फ्रॉम इट कैन बी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी फ्रॉम इट कैन बी प्रोड्यूस्ड again and again and again, ठीक है। एंड इट इज़ हार्नेस्ड, हार्नेस्ड का मतलब क्या होता है, इस्तेमाल करना। इट इज़ हार्नेस्ड, इस्तेमाल, मैं पहले ही बता रही हूँ, इस्तेमाल करना। फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर and can be obtained from mechanical processes, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे, इसमें आपको बायोमास के बारे में बताना है, उसके एग्जांपल्स देने हैं, और इधर हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, कैसे और कब और किसकी वजह से होती है, ये हमें बताना है। तो ये हम 1 to 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो 6 to 10 क्वेश्चन है वो आप मेरी अगली वीडियो में देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कमेंट एंड हिट अ लाइक बटन। थैंक यू गाइज।